हाँ प्लीज. Stronger. Thank you, Sonia. So let us start the nervous system of cockroach. First, I will be telling you certain basic information. As cockroach belongs to arthropoda, तो arthropoda के जैसा ही nervous system होगा इसके पास. और फिर थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन पढ़ लेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या पार्ट होता है. तो आर्थ्रोपोड के केस में नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नर्व रिंग along with double ventral solid nerve cord. So similarly in case of cockroach, nervous system, it is represented by a nerve ring. I will be discussing in detail how this nerve ring is formed, and double solid ventral nerve cord. The very basic statement about the nervous system of cockroach, right? Okay. Moreover, see, cockroach का जो body होता है, it has been divided into 3 divisions. The head part, second part is, and third part is abdomen. Much of the nervous system is distributed all over the body. A little part of nervous system is present in head only, and much part of nervous system is present in thorax and abdomen. इसको ऐसे समझेंगे कि there is a structure which is formed by the aggregation of nerve cell, and that is gray in nature. What do we call that? Aggregation of nerve cell in peripheral nervous system. What do we call that? Ganglion, right? So exactly they are different ganglion which has been representing the neural structure. For example, if we discuss the human brain consists of a lot of neural tissue. आपने पढ़ा भी about 10% of the total neurons is present in cerebrum only. Do you know the 10% count? Out of 100 billion, 10% would be about 10 billion. That is 10,000 million. That much of neuron are present in our brain. So जब हम कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच में आपको न्यूरॉन लेवल तक तो नहीं याद रखना है. You are not going to be the doctor of cockroach. But ganglion लेवल तक आपको चीज़ें याद रखनी है कि ब्रेन में I will be telling you there is a ganglion which is formed by the fusion of several ganglion, और उसका नाम होगा सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन. क्यों सुप्राइसोफेजियल कहते हैं, विल बी डिस्कसिंग. उसको उसका ब्रेन कह देंगे. देन ब्रेन के बाद बाकी जो स्ट्रक्चर्स वो कैसे डेवलप होंगे. सो इस साल कॉकरोच से क्वेश्चन आया था नीट में, और उन्होंने पूछा था कि अगर आप कॉकरोच का सर काट देंगे फिर वो कुछ दिन तक क्यों सर्वाइव करता है. एम आई ऑडिएबल? द लास्ट वन, आवाज़ आ रही है बेटा? डू मी ए फेवर, जो कर्टेन्स है ना वो बंद कर दो दोनों. दैट पार्ट ऑफ बोर्ड वुड बी शोइंग सम रिफ्लेक्शन. थैंक यू. तो क्वेश्चन था, अगर आप किसी कॉकरोच का सर वगैरह काट देते हैं वो फिर भी कुछ दिन तक सर्वाइव करते हैं, व्हाट इज द रीज़न? तो इसका सिंपल सा रीज़न होता है कि उसके सर के अंदर सम पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज ओनली प्रेजेंट, और वो जो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है वो उसके जो वाइटल प्रोसेस है वो रेगुलेट नहीं कर रहा. वाइटल प्रोसेस में आपका आ जाएगा बीटिंग ऑफ हार्ट. वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूरोजेनिक. रिमेंबर आई टोल्ड यू गैंग्लियन आर प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियल साइनस, वो सर में नहीं है. सेकेंड, ब्रीदिंग की अगर बात करें, ब्रीथ, सीधे बैठो, इट्स क्लासरूम. ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टर्बोस्टेरल मसल, दैट इज आल्सो नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. तो सर कटने के बाद भी वो ब्रीथ भी कर सकता है, वो उसका हार्ट भी बीट कर सकता है. हाँ, फीडिंग प्रॉब्लम होगी. हेड में ही माउथ वाला पार्ट था और माउथ पार्ट भी खत्म हो गए तो उसको फीडिंग में थोड़ी दिक्कत रहेगी, और इवेंचुअली स्टार्वेशन की वजह से बेचारा मर जाएगा 1 हफ्ते के बाद. यस, नहीं है ना? है. सो यू विल लर्न. अब क्या ढूंढ रहे हैं आप? हमें बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें इसे. सो यू, आई एम गोइंग टू मेंशन दैट head of cockroach hold only some part of
nervous system as much of it is spread throughout the whole body. So the reason, if we cut the head of a cockroach, it can survive for several days. The reason is here. ठीक है, अब आती है बात कि नर्व रिंग कैसे बनता है और सर कौन कौन सा पार्ट नर्वस सिस्टम का हेड में होता है और कौन कौन सा पार्ट थोरैक्स एंड एब्डोमेन में होता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जब आप नर्वस सिस्टम को पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे इजी तरीका है याद रखने का, लेट्स से दिस इज इसोफेगस हेयर, और नर्वस सिस्टम की जितनी भी गैंग्लियंस वगैरह हैं उनको नाम दे देंगे विद रेफरेंस टू इसोफेगस। देयर इज ए गैंग्लियन प्रेजेंट इन हेड, और ये गैंग्लियन एक्चुअल में फ्यूजन ऑफ 3 पेयर ऑफ गैंग्लियन से बना है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 पेयर ऑफ गैंग्लियन थे, वो फ्यूज होके आपस में एक सिंगल गैंग्लियन बना रहे हैं। इसको नाम देंगे सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लियन। सुप्रा स्टैंड फॉर अबव और बिलो, अबव। As this ganglion is present above the esophagus, we simply call that supraesophageal. And supraesophageal ganglion is formed by the fusion of how many ganglions? 3 pair, not 3, 3 pairs. तो 3 pair of ganglion आपस में फ्यूज होकर supraesophageal ganglion बना दिए। आपसे सवाल पूछा जाएगा, which of the following structure in cockroach represent brain? तो जो supraesophageal ganglion है, which is formed by total of 6 ganglion actually, that actually represent brain. So supraesophageal ganglion in cockroach represents brain. Easy to remember? Now there is another ganglion, and that ganglion is present beneath the esophagus, and the name, this ganglion is also formed by the fusion of 3 pair of ganglion. So anatomically जैसा supraesophageal होता है वैसा ही सबइसोफिजियल होता है, बस यहाँ से अलग तरह की नर्व्स अराइज होती हैं और यहाँ से अलग तरह की नर्व्स अराइज होती हैं। आप ब्रेन को क्लासीफाई करते हो एज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो जो वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन वाला पार्ट होगा सुपरफिशियल, वो सारा सुप्राइसोफिजियल गैंग्लियन का पार्ट होगा, सब इसोफिजियल का पार्ट नहीं होता है। अभी मैंने पीएनएस की चीज़ बताऊंगा कि इससे कौन सी नर्व अराइज हो रही है, एक दो तो बता दूंगा इंपॉर्टेंट वन, तो इससे कौन सी नर्व अराइज हो रही है। तो आप याद रखना, ओनली सुप्राइसोफिजियल गैंग्लियन रिप्रेजेंट ब्रेन। जैसे हमारे पास ही ब्रेन के बाद और भी तो बहुत सारा पार्ट है नर्वस सिस्टम में, और भी बहुत सारा पार्ट है नर्वस सिस्टम में, ऐसे ही इसके नर्वस सिस्टम में होगा। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस गैंग्लियन? सबइसोफिजियल गैंग्लियन। इट इज सबइसोफिजियल गैंग्लियन। Okay, now some question from the basics. Which structure पहले कुछ हिंट दे देता हूं। I am telling you, इन गैंग्लियन से अलग अलग तरह की नर्व्स अराइज होंगी, लिखवाऊंगा बाद में, अभी जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। एक नर्व अराइज होंगी जो एंटीना के पास जाएगी, उसको एंटेरी नर्व बोलेंगे। दूसरी नर्व अराइज होगी जो उसकी आइज के पास जाएंगी, उसको ऑप्टिक नर्व बोलेंगे। यहीं से अराइज होगा सिंपैथेटिक वाला पार्ट। जब इसकी बात करेंगे तो इससे अराइज होगी एक नर्व जो मैक्सिला के पास आ रही है, दूसरी नर्व जो मैंडिबल के पास आ रही है, और तीसरी नर्व जो लेबियम के पास आ रही है। तो इसके पास से अलग नर्व अराइज हो रही है, इसके पास से अलग नर्व अराइज हो रही है। तो ये गैंग्लियन सिमिलर है या डिफरेंट है? दे आर डिफरेंट। अगर बच्चे वो सिमिलर होती तो हम इसको भी ब्रेन ही कह देते ना। देखो, गैंग्लियन डिफरेंट होने का मतलब हुआ व्हाट काइंड ऑफ नर्व सेल्स आर प्रेजेंट देयर डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। भाई ये चीज़ इसलिए तो बताया आपको कि यहाँ से अलग तरह की नर्व्स निकल रही हैं, यहाँ से अलग तरह की नर्व्स निकल रही हैं। माने ये दोनों गैंग्लियन अलग अलग हैं, दे आर नॉट सिमिलर गैंग्लियन। सिमिलर गैंग्लियन का मतलब वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टाइप ऑफ नर्व सेल विच आर एग्रीगेटेड टुगेदर। अगर सिमिलर होती तो फिर दोनों को ही ब्रेन बोलना चाहिए था। तो अगर सिर्फ इसको ब्रेन बोले तो ये तो क्लियर है कि दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों गैंग्लियन अलग अलग हैं और डिसिमिलर गैंग्लियन को कौन से कनेक्शन कनेक्ट करते हैं? क्वेश्चन वाज दैट।
आई टोल्ड यू टू टाइप ऑफ कनेक्शन, ये चीज़ पढ़ी थी हमने प्लेटी हेलमिन्थिस में, जब फर्स्ट टाइम गैंग्लियन वर्ड यूज़ हुआ होगा लेडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में, तो मैंने बताया होगा कि भाई जो आपकी लाइक गैंग्लियंस होती हैं वो एक कनेक्शन से कनेक्ट हो जाती हैं, नर्व का ही कनेक्शन है, और दूसरी अनलाइक गैंग्लियन वो अलग कनेक्शन से कनेक्ट हो जाती है। और मैं जो ये स्टेटमेंट बोले इसमें कहीं आंसर भी घूम रहा है बीच में, तो ट्राई टू रिफ्रेश योर मेमोरी। सोनिया जी, एनी आइडिया? कुछ वर्ड पढ़े थे, कॉमिसर, कनेक्टिव्स। कॉमिसर किसको कनेक्ट करता है? लाइकवाइज ट्रांसवर्स कॉमिसर, एंड अनलाइक को कौन करेगा? कनेक्टिव्स। तो कुछ न्यूरल कनेक्शन है जो प्रेजेंट होते हैं इन दोनों गैंग्लियन के पास। ये सब चीजें इसीलिए बताई ताकि उसका ना नाम याद रखने में आपको आसानी हो। ये ना एक लाइक सर्कुलर कवरिंग बना रहा है ओवर इसोफेगस। ये जो कनेक्शन है ये एक सर्कुलर कवरिंग बना रहे ओवर इसोफेगस। इनको बोलते बच्चा सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव्स। दीज कनेक्शंस आर नोन एज सर्कम। सर्कम क्यों बोला है? क्योंकि वो सर्कुलर कवरिंग बना रहे हैं किसके थ्रू? इसोफेगस के चारों तरफ, और दे आर कनेक्टिव्स। तो एक सवाल पूछा जाता है सब इसोफेजियल एंड सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन किस कनेक्शन से जॉइंट होती है? यू विल आंसर आइदर वेंट्रल कनेक्टिव्स और सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव्स। सर्कम इसोफेजियल connectives. Now, आयुष प्लीज बी सीटेड। बैठ के आंसर करना है पर जोर से आंसर करना है। द फर्स्ट लाइन, नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय नर्व रिंग। व्हाट इज नर्व रिंग? वो बना है नर्व रिंग। जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ये क्या है? पूरा एक नर्व रिंग है। व्हाट नर्व रिंग इज मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सब इसोफेजियल गैंग्लियन एंड सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव्स। आर वी डन अप टू हियर? ये पार्ट होगा उसके हेड रीजन में। अब यहां से शुरू होगा सेकेंड लाइन। क्या है इसकी? आर डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड। अब यहां से शुरू करते हैं नर्व कोड के बारे में, ठीक है? तो लेट्स से रेड कलर ही में ले लेता हूं। दिस हियर, दिस डायग्राम इज कमिंग इन कैमरा। देखो लेना, वो कट तो नहीं हो रहा ना लास्ट वाला पार्ट, राइट? दिस हेयर इज नर्व कोड। नाउ नर्व कोड का कुछ पार्ट मैं बता देता हूं। लेट्स से ये पार्ट है आपका 1T। 1T का मतलब क्या हुआ? प्रोथोरैक्स। ये पार्ट है 2T माने मीजोथोरैक्स, और ये पार्ट है 3T माने मेटाथोरैक्स। क्लियर अप टू हियर? सिमिलरली एब्डोमिनल सेगमेंट की बात करें, 1, हाउ मेनी सेगमेंट आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन ऑफ एडल्ट फ्रॉग? द क्वेश्चन गोज टू डेड गर्ल। मैं आपसे पहले बड़े सवाल पूछता था ना 2 साल पहले, या लास्ट ईयर ही तो पढ़ा है मैंने आपको, नहीं पूछता था। चलो इस साल पूरे करते हैं। हाउ मेनी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट कॉकरोच इन केस ऑफ मेल? जी। और फीमेल? सवाल बताइए, फ्यूजन पूछ ही ना हूं। मेल में कितने सेगमेंट होते हैं, फीमेल में कितने सेगमेंट होते हैं? 10 होते हैं। यही पढ़ा है आपको। आर यू श्योर? प्लीज अब कंफ्यूज मत बोलना, बोलो सर आई एम श्योर। यही पढ़ा है, ठीक है बैठो। वो आंसर चेंज कर देती 2 मिनट के बाद। अगर मैं उसको 1-2 बार वो बोल देता आर यू श्योर, कुछ पढ़ते नहीं हो, ध्यान कहाँ रहता है, तो शायद वो आंसर ही चेंज कर देती। तो यू आर राइट। पर मैं ना यहाँ पे 10 सेगमेंट नहीं दिखाऊंगा। इससे ये समझ में आएगा आपको कि पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ 6 सेगमेंट बनाऊंगा, 6 या 7 सेगमेंट बनाऊंगा। हाँ, और 7 सेगमेंट तक ही नर्वस गैंग्लियन होती है, बाद में वहीं से नर्व्स निकलती रहती है। तो लेट्स से दिस इज सेगमेंट नंबर 3, सेगमेंट नंबर 4, सेगमेंट नंबर 5, सेगमेंट नंबर 6 एंड सेगमेंट नंबर 7।
डायग्राम बाद में बना लेना, आई विल बी गिविंग यू 2 मिनट्स 3 मिनट्स फॉर ड्राइंग, अभी समझ लें आप, ठीक है। तो मैं बीच में रुक जाऊंगा, तब आप डायग्राम बना लेना अपना। अभी कंसंट्रेशन सिर्फ लेक्चर पे रखें, नोट्स के लिए आई विल बी गिविंग यू एडिशन 5 मिनट वंस आई कंप्लीट दिस पार्ट। सो दिस लाइन इज कंप्लीटेड। देन अच्छा अब ये बात बताता हूँ, हेड ऑफ कॉकरोच होल्ड ओनली सम पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। सी हाउ मेनी गैंग्लियन आर प्रेजेंट इन आउटसाइड हेड। अगर आपसे पूछा जाए कितने गैंग्लियन होते हैं आउटसाइड हेड, तो आप आंसर करेंगे 9 गैंग्लियन। और एक्चुअली कितने गैंग्लियन होते हैं इनसाइड हेड, तो आप आंसर करेंगे 2 गैंग्लियन। फ्यूज हो गया वो एक बना है, आप इसको 6 काउंट नहीं करेंगे, वो तो इनिशियल टाइम पे वो 6 अलग अलग गैंग्लियन थे, अब आके वो एक बन गया है। अगर आपसे पूछा जाए कॉकरोच के हेड में एडल्ट हेड में कितने स्क्लाइड होते हैं, आप एक ही आंसर करेंगे, भले वो 6 अलग अलग स्क्लाइड के फ्यूजन से बना हो, ठीक है बेटा। आपके बॉडी में कितनी बोन्स हैं? 206। भले एट द टाइम ऑफ बर्थ 300 बोन्स थी, वो बाद में फ्यूज होती चली गई, पर हम फ्यूजन स्ट्रक्चर को नहीं काउंट करेंगे। तो जब आपसे गैंग्लियन पूछा जाए हेड में कितने गैंग्लियन, यू विल आंसर 2 ओनली, सुप्राएसोफेजियल एंड सबइसोफेजियल। और आउटसाइड हेड कितने गैंग्लियन, आंसर इज 9 गैंग्लियन। अभी जो 9 गैंग्लियन है, इसमें से 3 होते हैं थोरैक्स में और 6 होते हैं आपके एब्डोमेन में। देयर आर 3 इन थोरैक्स एंड 6 इन एब्डोमेन। तो अब ये लाइन भी थोड़ी क्लियर हो गई होगी कि मच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द होल बॉडी एंड हेड ओनली एंड ओनली होल्ड सम पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। हाउ मेनी गैंग्लियन? ओनली 2 गैंग्लियन। तो मैं गैंग्लियन भी बना के दिखा देता हूं आपको, आप उसको कैसे नाम देंगे। लेट्स से देयर इज अ गैंग्लियन हियर, इसको सिंपली नाम दे दो प्रोथोरेसिक गैंग्लियन। गैंग्लियन देयर, इसको नाम दे दो मीजोथोरेसिक। कोशिश करो आप ना, देखो एक होता है आपका ऑडिटरी मेमोरी एंड दैट हेल्प यू टू मेमोराइज थिंग फॉर लॉन्ग टाइम। जब कोई चीज़ पढ़ रहे हो एंड टीचर इज आस्किंग यू समथिंग, तो प्लीज़ ट्राई टू रिपीट इट, ताकि 1-2 टेम्पररी मेमोरी तो ब्रेन में बनती जाएगी। कभी ना आई विल बी टेकिंग अ लेक्चर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, जब हमारा ये पार्ट भी कोको ज़्यादा नहीं बचा, 1-2 लेक्चर का ही है, तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कि चीज़ें याद कैसे रहती है, ब्रेन डेवलपमेंट कैसा है, आप अलग तरह के इंसान कैसे बनते हैं, कैसे एडिक्शंस होते हैं, कैसे आदतें डेवलप होती है, क्या स्टीरियोटाइप मूवमेंट है। लास्ट टाइम बताया स्टीरियोटाइप मूवमेंट के बारे में, लास्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू अबाउट स्टीरियोटाइप मूवमेंट। सोनिया, यस और नो? दिस इज ए स्टीरियोटाइप मूवमेंट। वो मुझसे भी ना कह सकती थी, बट ये जो भी उसने किया वो स्टीरियोटाइप मूवमेंट है। कुछ बच्चे ने यहाँ बैठे कुछ पैर हिला रहे थे, शायद मुझे याद आया क्लास में, और उनको मैंने टोका था कि प्लीज़ आप पैर मत हिलाओ, सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन विदाउट योर कॉन्शियसनेस वो वहाँ पर बिजी है, तो जिस चीज़ को तुम बिजी रखोगे फिर वो लर्निंग में कम हो ही जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है, कुछ बच्चे मुंह पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, ये एक नेचुरल है आपका। जब भी आप किसी इंटरेस्टिंग थॉट में जाएंगे तो कुछ बच्चों का तो अंगूठा मुंह में चला जाता है, इट हैपन्स, कुछ का हाथ मुंह में चला जाता है, तो ये स्टीरियोटाइप मूवमेंट है, दे मेक नो पर्पस। इवन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम मूविंग माई हैंड, क्या ये कोई पर्पस कर रहे हैं? अगर मैं ऐसे करके बात करूँगा तब भी वही बोलूँगा, बट दीज आर माई स्टीरियोटाइप मूवमेंट एंड दे कीप माई ब्रेन बिजी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब पढ़ें तो आप स्टीरियोटाइपिक एक्टिविटी ना करें। बच्चों को ना पेन घुमाने की आदत होती है एंड दैट कीप्स देयर ब्रेन बिजी इन समवेयर एल्स, तो लर्निंग कम होती चली जाएगी। तो जस्ट फॉलो दिस रूल कि जो पढ़ाया जा रहा है अगर कभी पूछा गया तो उसका आंसर दे देना है, गलत ही तो होगा। और जब अगर 10 बच्चे आंसर दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा आपसे इन द एंड ऑफ लेक्चर विच गैंग्लियन रिप्रेजेंट ब्रेन, अब 8 बच्चों को आंसर पता था सुप्राएसोफेजियल, 2 का आंसर गलत था, पर 8 की आवाज़ में वो 2 का आंसर जो है ना वो डिमिनिश हो जाएगा। टीचर को तो पता ही नहीं चलेगा उसने गलत दिया है, पर उसे एहसास भी हो जाएगा मेरा आंसर गलत था। तो दिस इज़ अ वेरी इजी वे टू लर्न बायोलॉजी, टू रिमेंबर बायोलॉजी, तो आप वो फॉलो करते जाएंगे। तो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस गैंग्लियन? अभी भी वो बंद थोड़ा सा दिखा दो मुझे भी चेहरा, मॉनिटर साहब है आप, तो दैट इज मेटाथोरेसिक गैंग्लियन, ठीक है। सिमिलरली ऐसी ही गैंग्लियंस होंगी आपके एब्डोमेन में। एब्डोमिनल गैंग्लियन को ना हम रिप्रेजेंट कर देते हैं अपने ब्लू नहीं रेड कलर से करते हैं। तो लेट्स से, अच्छा एब्डोमिनल गैंग्लियन के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, फर्स्ट एब्डोमिनल, सेकंड एब्डोमिनल, थर्ड, फोर्थ। अब मैंने जो 5 है वो रोमन में लिखा ही नहीं है, इसका ये रीज़न था कि जो 5th गैंग्लियन है वो 5th सेगमेंट में नहीं होती है, वो 6th में होती है। जब हम काउंट करेंगे, फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड एब्डोमिनल गैंग्लियन सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट,
फोर्थ सेगमेंट, दैट्स इजी। फिर फिफ्थ सेगमेंट में गैंग्लियन नहीं होती है, तो जो फिफ्थ गैंग्लियन है टू बी वेरी एग्जैक्ट वो किस सेगमेंट में होगी? सिक्स्थ में। और जो सिक्स्थ गैंग्लियन है वो किस सेगमेंट में होगी? सेवंथ में। तो इजी वे टू रिमेंबर कि आपको रोमन में 5 नहीं लिखना है, कोई और लैंग्वेज फॉलो कर लेना, तो याद आएगा फिफ्थ में गैंग्लियन नहीं होती है। तो टोटल कितने गैंग्लियन बना दिया? 9 गैंग्लियन। तो ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया कि हेड ऑफ कॉकरोच होल्ड ओनली सम पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एज मच ऑफ इट इज सेपरेटेड थ्रू आउट द होल बॉडी। आउटसाइड हेड दे आर प्रेजेंट, आउट ऑफ दैट 3 इन एंड 6 इन एब्डोमेन। ठीक है, ये 3 लाइन जो लिखी है एनसीईआरटी वाला पैराग्राफ हो गया, वो डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, पर ये एनसीईआरटी वाली चीजें याद करने वाली नहीं है अब कुछ भी। अगर आपसे पूछा जाए नर्वस सिस्टम कौन रिप्रेजेंट करता है, तो यू कैन इजीली आंसर। अगर डायग्राम ना वो हल्का फुल्का भी याद है, नर्विंग एंड वेंट्रल नर्व कोड, मच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द होल बॉडी। हाउ मेनी गैंग्लियन? 9 गैंग्लियन, 3 and 6, दैट इजी टू रिमेंबर। ठीक है, अब मैं कुछ अच्छी अलग चीजें बना देता हूँ। जब वो डायग्राम बनाना शुरू ही कर दिया तो उसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं। अब मैं शुरुआत करूंगा ब्रेन से। एनसीईआरटी वाला पार्ट सारा कंप्लीट हो गया है, अब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पार्ट और जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ है। जब आप ब्रेन को डिस्कस करते हो बेटा, तो ब्रेन को ना एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से हम क्लासीफाई कर देते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब आपको यू गाइज आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स ऑफ ह्यूमन, तो जब ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे तो सारी डिटेल पढ़ेंगे इसकी कि फोर ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट होता है, मिड ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट और हाइंड ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट। कॉकरोच की बिहार पर हम वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। जब नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट भी करते हैं तो आप उसको अभी तक क्या क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हो आप? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या क्या आता है इसमें? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इसके पास स्पाइनल कोड तो नहीं होगा, क्यों? वो कहाँ से बनती है? स्पाइनल कोड किसके डेवलपमेंट से बनती है? बोलो, नर्व कोड। भाई नोटोकोड काहे में डेवलप होता है? वर्टिबल कॉलम में। और नर्व कोड काहे में डेवलप होता है? स्पाइनल कोड में। और नर्व कोड का डेवलपमेंट कब होगा? कोडेट में। नॉन कोडेट में कहीं डेवलप नहीं होती क्योंकि कवरिंग नहीं है उसकी। तो मेनली स्पाइनल कोड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? नर्व कोड इटसेल्फ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? द ब्रेन पार्ट एंड नर्व कोड। आर वी क्लियर अप टू हियर? फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स अराइज होती है उस नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। तो अगर तुम्हें सीएनएस वाला पार्ट समझ में आ गया है, अब मैं शुरू करूंगा पीएनएस वाला पार्ट कि भाई इन पार्ट से कौन कौन सी नर्व्स अराइज हो रही हैं। जैसे मैं ब्रेन से कुछ नर्व्स के नाम बता दूंगा जो आसान होगा, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊंगा जो याद रखने में मुश्किल हो। और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसान वाले पूछे जाते हैं इस लेवल पर। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी 2 पार्ट होते हैं टू बी वेरी एग्जैक्ट। एक होता है जो वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, उसको बोलते हैं सोमैटिक, और जो एक होता है जो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता, उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक में भी 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पर कॉकरोच के केस में पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक गैंग्लियन होते हैं। तो एएनएस में आपको सिर्फ याद रखना है सिंपैथेटिक गैंग्लियन के नाम। 3 गैंग्लियन बताऊंगा, उनके नाम याद रख लेना बस। तो थर्ड पार्ट वुड बी सिंपैथेटिक। प्लीज स्टैंड अप आयुष। लोकेश सर के पास जाओ, उनको बोलो कि जुनैद सर की पानी की बोतल दे दें। हरियाणा में बोलो, मुझे नहीं आती। इधर आइए आप। आप लोकेश सर के पास जाइए और उनसे कहिए कि जुनैद सर की पानी की बोतल दे दो। So nervous system would be studied in 3 categories: CNS, PNS and sympathetic. आ ही जाएगा वो। Now attention please. How many antennae are present in head? How many eyes? 2 eyes, 2 antenna. Remember? Compound eyes की बात करें तो अगर नर्व्स की बात करें, एक नर्व अराइज होनी चाहिए जो लेफ्ट एंटीना को कंट्रोल कर रही है। मैं नर्व कह रहा हूँ, न्यूरॉन नहीं कह रहा हूँ, और नर्व बताया हुआ क्या होता है। और एक नर्व अराइज होनी चाहिए जो आपका राइट एंटीना को कंट्रोल करनी चाहिए। सिमिलरली एक नर्व अराइज होनी चाहिए जो लेफ्ट आई की तरफ जा रही है, और एक नर्व अराइज होनी चाहिए जो राइट आई की तरफ जा रही है। तो जो हेड के पास स्ट्रक्चर है, हेड के पास मेजर स्ट्रक्चर होते हैं एंटीना एंड आइज। उसकी जो नर्व अराइज होती है वो कहाँ से अराइज होती है? फ्रॉम द ब्रेन। तो मैं वो तीनों नर्व्स मेंशन कर देता हूँ। From the head part, from the brain part to be very exact,
राइट, दे अराइज अ नर्व, अ पेयर ऑफ नर्व विच गोज टू एंटीना, उनको सिंपली बोलेंगे एंटीनरी नर्व। अ पेयर ऑफ नर्व विच गोज टू आईज, उसको बोल देंगे ऑप्टिक नर्व। एंड अ पेयर ऑफ नर्व विच गोज टू डिफरेंट पार्ट, इसका नाम बाद में रखेंगे हम। सो ब्रेन से कितने नर्व्स अराइज होते हैं, ये क्वेश्चन, आंसर शुड बी 3 पेयर्स, राइट। ये ना मतलब ऐसा नहीं कि सर ने ये 2 लाइन बनाई यहाँ पे कुछ बना दी तो अलग अलग है, सेम रिप्रेजेंटेशन। ये जा रहा है आपका एंटीना के पास, द नेम इज एंटीनरी नर्व। समझ में भी आता है कि हेड के अंदर एंटीना था। ये जा रहा है आपका आइज के पास, द नेम इज ऑप्टिक नर्व। ये कुछ ऐसा है कि जो फोर ब्रेन से अराइज हुई वो एंटीना के पास चला गया, तो फोर ब्रेन का पार्ट होगा एंटीनरी नर्व, जो अभी याद नहीं रखना है। मिड ब्रेन से जो अराइज हुई वो चला गया आइज के पास, तो मिड ब्रेन का पार्ट होगा ऑप्टिक नर्व। और जो हाइंड ब्रेन से अराइज हुई वो होगी थर्ड वन। पर आपको अभी याद नहीं रखना है इसके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के बारे में, कहीं पे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा कौन कौन सी नर्व अराइज होती है। कमिंग ऑन द थर्ड वन, थर्ड वन जो है ना बच्चों, वो आपका जाता है, उसका नाम होता है लेब्रो फ्रंटल नर्व। अब जो लेब्रो है वर्ड हुआ है लेब्रम से, लेब्रम इज अपर लिप। हाउ मच पार्ट ऑफ अपर लिप इज देयर, 1 और 2, सिंगल पीस इज देयर। तो सिंगल पीस साइड साइड इधर से कंट्रोल है और लेफ्ट साइड इधर से कंट्रोल है। सिंगल पीस जो लेब्रम है उस पर दोनों तरफ से नर्व आती है, तो एक लेब्रोफ्रंटल नर्व इस साइड से जाएगी और लेब्रोफ्रंटल नर्व इस साइड से जाएगी। जो लेब्रो है वो तो समझ में आ गया सर, लेब्रम की वजह से नाम आया है। फ्रंटो जो वर्ड है वो ईसोफेगस के पीछे, जहां उसका ईसोफेगस होगा, ईसोफेगस वुड बी प्रेजेंट डोर्सली और वेंट्रली। वेंट्रल साइड पे तो सर नर्व कोड है, तो अब जो भी कुछ होगा वो कहाँ होगा, डोर्सल साइड पर होगा। तो ईसोफेगस के पीछे राइट गैंग्लियन होती है, उसका नाम होता है फ्रंटल गैंग्लियन। और फ्रंटल गैंग्लियन कहाँ से अराइज होती है, आंसर वुड बी लेब्रोफ्रंटल नर्व। तो ये कुछ ऐसा है कि यही नर्व कुछ ब्रांचेस चली आएगी लेब्रम में और आगे चल के यही एक्सटेंड होगा, वो एक्सटेंड होके बनाएगा आपका फ्रंटल गैंग्लियन। फ्रंटल गैंग्लियन सिंपैथेटिक गैंग्लियन का पार्ट होगा। आगे चल के अटेंशन, जो थर्ड नर्व अराइज हुआ है, फर्स्ट इसकी कुछ ब्रांचेस जाएगी लेब्रम के पास, तो आगे चल के यही पार्ट बना लेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसका सबसे पहला गैंग्लियन होगा फ्रंटल गैंग्लियन। फिर ये आगे चल के एक्सटेंड करके एक और गैंग्लियन बनाएगा, उसका नाम होगा ऑसिपिटल गैंग्लियन। फिर ये आगे चल के एक और बनाएगा लास्ट में, उसका नाम होगा इनग्लूवियल गैंग्लियन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन से पार्ट से अराइज होता है, फर्स्ट आंसर इज ब्रेन, ये तो एक लास्ट आंसर हो गया। कौन सी नर्व से अराइज होता है, लेब्रोफ्रंटल। इतना समझ में आया। तो पीएनएस वाला पार्ट जो कहाँ प्रेजेंट है, पीएनएस वाला पार्ट जो कहाँ से अराइज होता है, ब्रेन से। इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अप टू हियर? इजी टू रिमेंबर, ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन which is formed by the fusion of 3 pair of ganglion. From supraesophageal ganglion 3 pair of nerve arise. One is antennae nerve, second is optic nerve, and third is lebrofrontal nerve. Is that clear up to here? Please say yes or no. Any question, any doubt? No questions. Doubt है बच्चे? अब take 2 minutes और ये डायग्राम बना लो। बनाने से पहले एक चीज़ और याद रखना, इस डायग्राम में मैं क्या ऐड करूँगा। इस डायग्राम में से मैं 3 नर्व अराइज करूँगा इस वाले गैंग्लियन से, तो 3 लाइन कुछ ऐसे बना दूंगा मैं आगे चल के। तो 3 पेयर यहाँ से भी आ गए, और यहाँ पर ना कुछ स्पेस छोड़ देना। इन नर्व को मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो काम की नहीं है, पर जितनी चीज़ काम की वो मेंशन करूंगा मैं। कि फॉर एग्जांपल भाई जो प्रोथोरेसिक से अराइज हो रही है, प्रोथोरेसिक में कौन से स्ट्रक्चर होंगे कॉकरोच के, लेग्स, वो उसको कंट्रोल कर रहा होगा। मीजोथोरेक्सिस से जो अराइज हो रही है वहाँ पे क्या होगा, विंग्स एंड लेग्स। मेटा भी कुछ ऐसे ही कर रहा होगा, एंड सो ऑन जो चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस रखना, ऐसा मत करना। कुछ बच्चे कंजूस टाइप होते हैं कॉपी को लेके, कॉपी में नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है, वहीं पे लाइन खींच के बैठ जाएंगे। समझ रहे हो बात? तो थोड़ा स्पेस रखना है यहाँ पर,
जो वो नर्व्स भी आप दिखा सकें। सो डन अप टू हियर, लेट अस स्टार्ट द नर्व्स व्हिच हैज बीन अराइजिंग फ्रॉम सब इसोफेजियल गैंग्लियन। ये सुपरा इसोफेजियल गैंग्लियन में 3 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज हुई थी, सिमिलरली सब इसोफेजियल गैंग्लियन से भी 3 पेयर ऑफ नर्व अराइज होंगे। बस नाम याद कर लेना उनके। फर्स्ट इज लेट्स से मैंडिबुलर नर्व, ये कहाँ पे सप्लाई कर रहा होगा? मैंडिबल्स। कितने मैंडिबल होते हैं? पेयर्ड होते हैं मैंडिबल, मैक्सिला भी पेयर्ड होते हैं। तो एक मैंडिबुलर नर्व इस साइड और एक मैंडिबुलर नर्व उस साइड। सेकेंड इज मैक्सिलरी, थर्ड इज लेबियल। तो मैंडिबुलर पेयर्ड, मैक्सिला पेयर्ड और सिंगल लेबियम के पास ही दोनों नर्व आती हैं। जैसे लेबियम सिंगल था ऐसे लेबियम सिंगल था। तो जो माउथ पार्ट्स हैं वो मेनली कंट्रोल होते हैं बाई सुपरा इसोफेजियल एंड सब इसोफेजियल गैंग्लियन। तो अगर कभी गुस्से में, फॉर एग्जांपल अगर डेड गर्ल वाज हंटिंग अ कॉकरोच और कॉकरोच को पकड़ के उसका सर कलम कर दिया, उसकी गर्दन काट दी, तो कौन कौन से सेंसेस अफेक्ट होंगे? माउथ पार्ट्स का जो मूवमेंट है मेनली वो अफेक्ट होगा, और जो उसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले पार्ट थे वो अफेक्ट हो जाएंगे। आई विल बी टेलिंग यू उसके जो डाइजेशन वाले वो एक्शंस होते हैं वो सिंपैथेटिक कंट्रोल करता है। तो खाएगा नहीं तो डाइजेस्ट क्या करेगा बेचारा? आपने उसकी गर्दन ही हटा दी है, मतलब उसका माउथ वाला पार्ट ही हटा दिया, वो खा नहीं पा रहा है तो वो डाइजेस्ट ही क्या करेगा? ठीक है। नाउ अब ये वाला पार्ट सिर्फ सुन लो, बना लेना, ना भी याद आए तो चल जाएगा, और याद आए तो वेल एंड गुड। जो भी नर्व्स अराइज होती हैं इन गैंग्लियन से, वो रेस्पेक्टिव सेगमेंट में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कंट्रोल करती हैं। अगर नंबर ऑफ नर्व्स याद रखना है तो इसका कोड होता है 655। इसका मतलब जो 6 पेयर है वो अराइज हुई फर्स्ट सेगमेंट से, 5 पेयर सेकंड सेगमेंट से और 5 पेयर थर्ड सेगमेंट से। स्टॉप राइटिंग नाउ, प्लीज पे अटेंशन, आई विल गिव यू टाइम अगेन, डोंट वरी। ये समझ लो पहले, जो फर्स्ट सेगमेंट से अराइज होंगी वो फर्स्ट सेगमेंट की जो स्ट्रक्चर है प्रोथोरैक्स में सारे वो कंट्रोल करेगी। सेकंड सेगमेंट से जो अराइज होगी वो सेकंड सेगमेंट की स्ट्रक्चर कंट्रोल करेंगी। मगर जो थर्ड सेगमेंट से अराइज होंगी वो थर्ड सेगमेंट के साथ साथ फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट को भी कंट्रोल करेंगी। तो थर्ड सेगमेंट से कुछ नर्व्स फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के पास जा रही हैं और कुछ नर्व इसी सेगमेंट के पास जा रही हैं। इतना समझ में आया? जो फर्स्ट सेगमेंट से अराइज होंगी वो कंट्रोल करेंगी ऑल द एक्टिविटीज ऑफ विच सेगमेंट? सेकंड सेगमेंट। जो सेकंड से अराइज होंगी वो किसको कंट्रोल करेंगी? एक्टिविटी ऑफ थर्ड सेगमेंट। जो थर्ड से अराइज होंगी फोर्थ सेगमेंट, और जो फोर्थ से अराइज होंगी वो तो फिफ्थ के पास भले ही गैंग्लियन नहीं थी पर सारा इनर्वेशन उसके पास भी होता है। अब जो 6 से अराइज होंगी दे वुड बी कंट्रोलिंग लाइक दिस। अगर सवाल पूछा जाए सबसे बड़ा गैंग्लियन कौन सा होता है एब्डोमेन में, या जो भी आउटसाइड हेड गैंग्लियन है इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? आंसर वुड बी 7th। आपके स्पाइनल कोड के टेल पे कुछ रीजन पढ़ा है? स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने? चलो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। स्पाइनल कोड में ना एक रीजन होता है जहाँ से खूब सारी नर्व्स अराइज होती हैं, उसको बोलते हैं, उसका ना रिजेम्बलेंस होता है थोड़ा सा होस की टेल के जैसा, तो उसे होस टेल रीजन बोलते हैं। साइंटिफिक वर्ड होता है कॉडा। कॉडा काहे के लिए वर्ड यूज होता है? टेल। और होस का साइंटिफिक नेम क्या है? इक्वस, तो उसको बोलते हैं कॉडा इक्विना। तो जब आप ह्यूमन का स्पाइनल कोड भी देखोगे तो यू विल कम टू नो कि यहाँ से ना खूब सारे नर्व्स अराइज हो रहे हैं जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को पूरा कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली जो 7th गैंग्लियन होता है, 7th सेगमेंट में जो 6th गैंग्लियन होता है वो सबसे बड़ा होता है, विच इज द लार्जेस्ट गैंग्लियन, 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन। मैं एब्डोमेन में कितने गैंग्लियन पढ़े हैं? 6 ही होते ना। 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन विच इज सिचुएटेड इन 7th सेगमेंट, दैट इज लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट है तो उससे पूरे बॉडी में जो भी बचा हुआ है वहाँ पे सब में नर्व सप्लाई आएगी। भाई देबुलिना कैन आस्क मी ना, सर आप बता रहे हो कि 7th सेगमेंट तक ही नर्वस सिस्टम है, तो जो एनल सर्काई उनका काम कैसे होगा सर? भाई एनल सर्काई तो 10th सेगमेंट पर है और आपने बताया था कि दे आर सेंसिटिव इन नेचर, दे रेस्पॉन्ड टू टचेस। आई विल बी टेलिंग यू दे आर आल्सो रेस्पॉन्ड टू वाइब्रेशन।
तो दे एक्ट लाइक द ईयर्स ऑफ ए कॉकरोच। पर सर जब वहाँ नर्वस सिस्टम ही नहीं आ रहा है, वो वाइब्रेशन वगैरह सेंसेशन कैसे फील करेंगे? आंसर इज नर्वस सप्लाई इज देयर। और कहाँ से जाती है? यू गॉट माई पॉइंट। तो जब आप पूरा का इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको बता दिया विंग के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको बता दिया जो नर्व अराइज हुई फ्रॉम ब्रेन, नर्व अराइज हुई फ्रॉम सबइसोफेजियल गैंग्लियन, नर्व अराइज हुई फ्रॉम द गैंग्लियन ऑफ थोरैक्स एंड गैंग्लियन ऑफ एब्डोमेन। आर वी डन अप टू हियर और शुड आई रिवाइज इट अगेन? यस, द लास्ट वन। आ रहे बच्चे समझ? ओके, ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, सो व्हाट यू लर्न, nervous system is represented by nerve ring and double solid ventral nerve cord. Nerve ring is formed by supraesophageal ganglion, second is subesophageal ganglion, and third is circumesophageal connectives. Which part represent brain? How many nerves arises from brain? 3 pairs. One goes to antenna nerve. Third is labrofrontal, which supplies neurons or nerve fiber to labrum as well as become a part of sympathetic system. Become a part of sympathetic system, right? Then from subesophageal ganglion, what arises? Mandibular nerve and labial nerve. These are paired, right? Similarly, उसके साथ भी होगा. The first 3 segment of thorax have 1 ganglion each, which is then having 6, 5 and 5 pair of nerves. First, second, third and fourth segment of abdomen also have ganglion, but 5th abdominal ganglion is located in 6th segment and 6th abdominal ganglion is located in 7th segment. Usually जो abdominal ganglion है उसके nerve fiber नीचे वाले सेगमेंट को इनर्वेट करते हैं। तो फर्स्ट वाले इनर्वेट करेंगे, इनर्वेट का मतलब कंट्रोल, कनेक्ट, राइट? फर्स्ट वाले सेकंड को, सेकंड वाले थर्ड को। इसी तरह से 5th वाले सेगमेंट में फाइबर आ जाते हैं। जो लास्ट वाला होता है द 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन लोकेटेड इन 7th सेगमेंट, दैट इज लार्जेस्ट, और उससे सबसे ज़्यादा फाइबर अराइज होता है। ठीक है बेटा, जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 गैंग्लियन। One is frontal ganglion, second is occipital and third is ingluvial ganglion. और इसका काम क्या होता है? They innervate यहां से जितने भी फाइबर आते हैं they majorly innervate gastro इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या एब्रीविएशन लिखते हैं इसके लिए? GIT। इसमें GIT वर्ड इसलिए यूज़ किया ताकि ना आप वो जो पार्ट है हेपेटिक सी के वो भी इंक्लूड कर लो। वैसे तो मैं एलिमेंट्री कैनाल मेंशन करने वाला था, पर हेपेटिक सी के ना एलिमेंट्री कैनाल के एक्सटेंशंस लगते हैं तो आप उन्हें भी इंक्लूड कर देंगे। तो जो भी इनका क्लॉप वाला पार्ट है, जो गिजर्ड वाला पार्ट है, वो कहाँ से इनर्वेट होता है? आंसर इज सिंपैथेटिक गैंग्लियन। कौन सा कहाँ है ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन वहाँ से नहीं मिलेगा अभी। तो दिस इज अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। आर वी क्लियर अप टू हियर? प्लीज से यस और नो। एवरीबॉडी इज क्लियर? सो आई कैन आस्क क्वेश्चंस, फ्री टू आस्क क्वेश्चन नाउ। हाँ, यस मैम, पूछ लूँ आपसे कुछ? पक्की बात? चलो ठीक है। The question is, if we cut the head of a cockroach, it do not die very instantly. It can survive for few days. What is the reason? अगर आप किसी कॉकरोच का सर काट देते हैं तो वो एकदम से नहीं मरता है, वो कुछ दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। क्या रीज़न है इसका? जोर से बोलिए, बोलो शाबाश, बोल, बैठे बैठे बोलो, बोलो बोलो। बिकॉज इट कंटेन्स सम पार्ट ऑफ द
हिंदी में बताइए, आसान सी भाषा में बताइए। मैं सोनिया से उस दिन पूछा था जब आप लोग आप तो आए थे ना, कि अगर आपसे कोई कल 5वीं क्लास का बच्चा ये सवाल पूछे तो आप उसको कैसे समझाएंगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप मुझे वैसे एक्सप्लेन कर दो। तो उसने तो बता दिया था कि मैं सब 2 थप्पड़ मार दूँगी उस बच्चे को, भाग यहाँ से, छोटी क्लास का होगा, ऐसे सवाल पूछ रहा है। जी बताइए बच्चे। वो इसलिए क्योंकि नर्वस सिस्टम का सारा पार्ट हेड में नहीं होता है, हेड में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, और ज़्यादा पार्ट कहाँ होता है? आउटसाइड हेड। कहाँ पर? थोरैक्स और एब्डोमेन में। थोरैक्स में कितनी गैंग्लियन होती हैं? 3। और एब्डोमेन में कितनी गैंग्लियन होती है? 6। सो टोटल गैंग्लियन आउटसाइड हेड कितना हो गया? 9। सबसे बड़ा गैंग्लियन कौन सा होता है? द 6th एब्डोमिनल। द लास्ट क्वेश्चन, ब्रेन को कौन रिप्रेजेंट करता है? वो कोई नहीं बताएगा। विच गैंग्लियन रिप्रेजेंट ब्रेन इन कॉकरोच? यही फिर एग्जाम में भी हो ही जाता होगा ना, चीज़ें नहीं याद आती होगी। बायोलॉजी के साथ दिक्कत यही है कि याद नहीं आती है चीज़ें, और डिसीजन आपने लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो याद वाली तो पावर अच्छी होनी चाहिए। कभी गए हो किसी ऐसे डॉक्टर के पास जिसको ना दवाइयाँ याद नहीं आ रही हो? देखो लेना बेटा तुम रुको, मैं अपनी किताब उठा के लाता हूँ, 2-4 दवाइयों के नाम देख लेता हूँ। तो याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस लेक्चर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने 6 बार डिस्कस कर लिया है। ये स्टेटमेंट दैट सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन रिप्रेजेंट द ब्रेन, सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन रिप्रेजेंट द ब्रेन। कहाँ है ध्यान? चलो, नर्व रिंग का क्या क्या पार्ट होता है? विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेक नर्व रिंग? नर्व रिंग में क्या क्या होता है बच्चों? अभी दूसरे राउंड में भी आप यहीं रहो। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो और फिर आंसर करो उसके। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रिप्रेजेंट नर्व रिंग? सुप्राएसोफेजियल गैंग। देखो आसान सा है, इसोफेगस के ऊपर, इसोफेगस के नीचे, इसोफेगस के साइड में। भाई अगर तुम्हें रिंग बनानी है, काश मेरे पास यहाँ पे कोई बच्चा होता लेट से, और मुझे उसका रिंग बना दिया, बन गया रिंग उसका। तो भाई अगर मैं इसको लेके चलता हूँ इसोफेगस ऊपर, नीचे और साइड में, और साइड में सर ने बताया कि भाई ये जो गैंग्लियन है ये आपस में कनेक्ट, दोनों अलग अलग गैंग्लियन होती है, आपस में कनेक्ट होती है कनेक्टिव से। तो सर्कमफ्रेंशियल गैंग्लियन, सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन और सब इसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक है बेटा, टेक योर सेट। नेक्स्ट, अभी यहीं बैठना है, वहीं जाना है? वहां बैठ के तो समझ ही नहीं आ रही चीजें आपको। बैठो एक बार सुनो। ये इस बच्चे के लिए नहीं है, सबके लिए है। आपका जो भी लेक्चर होगा वो दोबारा कभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं बता रहा हूँ। दोबारा मैं सिर्फ रिवीजन कराऊंगा। जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, फर्स्ट टाइम में जो फ्लो में पढ़ाया जाता है वो कभी दोबारा नहीं पढ़ा सकता टीचर उसी बैच को। रीज़न ये होता है कि आप दोबारा मुझसे पढ़ने की कोशिश करोगे तो मैं उस चीज़ को रिवाइज़ करा दूंगा, और रिवाइज में 5-6 चीज़ें ना हमेशा स्किप हो जाती है, या फिर आप दोबारा इसके डाउट ही पूछोगे। तो ये जो आज लेक्चर है, अगर आपको कॉकरोच सीखना है नर्वस सिस्टम, तो अब इसके बाद जितनी बार भी नर्वस सिस्टम डिस्कशन होगा वो इन्हें हर ही होगा, और ये हर एक सब्जेक्ट के लिए है। तो आप कोशिश करें सब लोग प्लीज़ कि जब किसी लेक्चर में हो तो आप उसका 100% यूटिलाइजेशन कर दें। आप मतलब अपने आँख कान नाक, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, वी ह्यूमंस, नॉट यू, वी ऑल, 95% ऑफ आवर लाइफ इज स्पेंड इन नॉन कंसंट्रेटेड ब्रेन। माने आप कंसंट्रेट करते ही नहीं हो किसी पर्टिकुलर जगह पर। एग्जाम्पल दे दूँ 2-4, शायद तुम्हें पता चल जाए। ये कुछ ऐसा है कि जब आप खाना खा रहे हो तो कभी सोचते हो यार मैं सिर्फ खाना ही खा रहा हूँ। खाना खाते वक्त आपके दिमाग में 100 बातें चलती है, शायद टीवी भी चल रहा है साथ में, या फिर आपके दिमाग में चल रहा है कल क्लास में क्या होना है, या खाना खाने के बाद क्या करना है, खाना खाने से पहले क्या करना है, जो भी कुछ है, हज़ारों चीज़ें। इसको ना आपका जो न्यूरल साइंस उसमें ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि फोकस ऑन माई दिस हैंड, कुछ नहीं देखना, सिर्फ हैंड को देखना है। एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर हैंड है, उसको ध्यान रखना है आपको। तो आई गेस मोस्ट ऑफ द बच्चों का जो ब्रेन है वो हैंड पे फोकस कर रहा होगा। फिर कुछ देर के बाद मैं हैंड हटा देता हूँ, अभी हैंड पे फोकस नहीं करना है, अभी उस जगह फोकस करना है जहाँ पे हैंड था। तो दिस इज द पार्ट जो आपका कंसंट्रेटेड ब्रेन में गुजरा है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे दिमाग में हजारों लाखों बातें चलती रहती है। ठीक है, यस और नो? तो क्लास में ना अपना कंसंट्रेशन ऐसा रखो
जब लगे कि यार अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप ब्रेक ले सकते हो। टीचर भी मुझे लगता है यहाँ पे सभी वो फॉलो करते हैं कि उन्हें ना बच्चे की शक्ल देख के पता चल जाता है कि इसको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और वो खुद से एक ब्रेक लेना शुरू कर देंगे। अगर पढ़ाते पढ़ाते मैं बीच में रुक जाता हूँ और मैं कोई जोक सुनाने लगता हूँ या कोई वो किस्सा बताने लगता हूँ, इसका मतलब ये नहीं आई एम ट्राइंग टू इंटरटेन यू, इसका मतलब ये क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ना ब्रेन अभी टायर्ड है, आई एम गिविंग देम अ टाइम कि वो फिर उस टायर्ड ब्रेन का 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेकर वापस क्लास में आ जाए। तो जो भी लेक्चर हो रहा है प्लीज़ आप कोशिश करें आप जितना उससे सीख सकते हैं सीखें, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट शॉट। उसके बाद आगे जितनी भी क्लासेस होंगी, अगर हमारे 5 बार भी कॉकरोच का रिवीजन होता है तो शायद इतनी चीज़ें कभी नहीं बताने को मिलेगी, क्योंकि टीचर को ये लगता है इनको तो ये बातें बता ही रखी है मैंने। अभी जब आप पढ़ रहे हो ना, आप नोट्स भी बना रहे हो, अगर आप अगली बार पढ़ने आते हो तो क्या आप नोट्स बनाओगे? आप मुझे बोलोगे सर कॉकरोच का नर्वस सिस्टम समझा दो, मैं आपको नर्वस सिस्टम समझा के चला जाऊँगा। क्या आप उसको लिखोगे उस टाइम बैठ के? अगर लिखोगे तो बेवकूफ़ी लगेगा, पहले ही नोट्स बना रखे हैं। तो अभी ना साथ में तुम्हारा एक लिटरेचर मेमोरी भी बन रहा है ब्रेन में। ऐसा कहते हैं जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो आपका ना एक बहुत ही टेम्परेरी से मेमोरी बन जाता है। तो हर कोई कोशिश करे कि फोकस करे। डेड बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर, ब्लू हाउस, गेट अप, वाई आर यू यॉर्निंग? खड़ा हो जाओ भाई, यॉन क्यों कर रहे हो? नींद आ रही है? कुछ नहीं खाया तुमने आज? आई है पक्की बात, कुछ मंगाओ आपके खाने के लिए। व्हाट्स योर नेम? अनुज। यू नीड ए ब्रेक? 5-10 मिनट के लिए मेडिकल रूम। भूख तो नहीं लगी? पक्की बात। तुम्हारा टिफिन बचा है किसी का? वो तो ऐसे देख रही क्यों बचेगा सर? चलो हाँ भाई, तुमने कुछ खिलाया नहीं इसको? कैसे दोस्त हो यार तुम लोग? देखो ये ना फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती कि यार खा लो खा लो, जब पता है सामने वाला है उसके पॉकेट में भर देते। चलो बैठो, शाबाश, प्लीज अटेंशन हियर। तो सब लोग कोशिश करें कि वो अटेंटिव हो के हर एक लेक्चर सुने, और तभी पढ़ने का मज़ा भी आएगा। रिमेंबर माय पॉइंट, अगर आप एक बार रेस में पीछे हो गए ना, ये एक रेस है जो तुम तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारा ना इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा पढ़ाई से। फॉर एग्जाम्पल क्लास में 4 बच्चे ही परफॉर्म कर रहे हैं, सोनिया का अच्छा स्कोर आता है, आयुष का अच्छा स्कोर आता है, देवो का अच्छा स्कोर आता है, बाकी बच्चे नहीं कर पा रहे, तो उनके अंदर ना एक वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, क्या हमसे हो ही नहीं पा रहा, हम 400 350 वाले बच्चे हैं, और वो ऑल थ्रू द ईयर 12 तक ऐसे ही जाएगा। तो अभी कोशिश करेंगे, एक बार परफॉर्म नहीं हुआ तो दूसरी बार परफॉर्म हो सकता है। और जब पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, जूलॉजी में था कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना पढ़ाया गया हो? टेल मी फ्रैंकली। फिर भी आई एम डैम श्योर जो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द क्लास होगा उसके भी 4-5 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द क्लास के भी। सोनिया ने कितनी गलतियां की? हाँ, मतलब इट हैपन्स। और क्लास में 50% बच्चे ऐसे जिनको पता ही नहीं गलत कहाँ पे हुआ, उन्हें अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन भी गलत नहीं पता, वो है केयरलेस बच्चे। और इस एटीट्यूड से कभी नीट नहीं आएगा। नीट का कंपटीशन का मतलब 650 प्लस ही है। तो अगर आपने कोई पेपर दे लिया, आपने यही चेक नहीं किया मेरी गलतियाँ कहाँ पे हुई है, तो फिर तो आप खुद देख लो कितने केयरलेस हो। तो अब सारा टेंशन यहाँ पर। अब नेक्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे हम, एक छोटा सा पढ़ाए तो एंडोक्राइन, फिर सेंसी वाले पार्ट पे चलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? जो हार्मोन रिलीज करती है और जो डकलेस होती है। शाबाश। नेक्स्ट, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो ये तो हमें मतलब बेसिकली पता चल जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो हार्मोन बनाती हैं। हार्मोन वो केमिकल्स हैं जो सेल को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो हार्मोन का डेफिनेशन होता है दे आर केमिकल मैसेंजर्स बिटवीन द सेल्स, तो इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर्स, एंड दे डू नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। आपका बॉडी हार्मोन को एज ए एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं यूज कर सकता है। पहले कोई प्रोटीन हार्मोन था, तो लेट्स से अगर मैं आपको बताऊं ना प्रोटीन हार्मोन के बारे में, आपका ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन हार्मोन है, आपका जो LH-FSH होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, आपका इवन इंसुलिन इज ए प्रोटीन हार्मोन। तो यार मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं प्रोटीन नहीं खा रही हूँ
और मेरे अंदर तो इंसुलिन काफ़ी बन जाता है, मेरे पास तो बीटा आइलेट ऑफ लैंगरहंस ही इतने हैं बॉडी में, वो इतना इंसुलिन बनाते हैं, उस प्रोटीन को मेरा बॉडी यूज़ कर लेता है। आंसर इज नेवर एवर। हार्मोन्स आर नेवर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ, एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ एनर्जी, एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो डेफिनेशन होता है क्लासिकल हार्मोन का, नॉन न्यूट्रिएंट इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर। पर ये डेफिनेशन बताऊंगा मैं एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ाऊंगा ह्यूमन का, अभी तो क्यों 10th में तुम पढ़ के आते हो इतना, इसलिए जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कॉकरोच भी हार्मोन बनाते हैं। कॉकरोच के केस में ना हम 4 मेजर हार्मोन के बारे में याद रखेंगे। एक जैसे आपका ना एक ग्लैंड होता है जिसको आप बोलते हो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हिच ग्लैंड इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड? पिट्यूटरी। एंड हु इज मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड? हाइपोथैलेमस। एंड हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। इतना समझ में आया? पिट्यूटरी ग्लैंड को जितने भी हार्मोन है उन्हें कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। कुछ ऐसा ही कॉकरोच में भी होगा। तो उसका जो ब्रेन वाला एरिया है, जो सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन है, उन गैंग्लियोनिक सेल के बीच में कुछ सिक्रेटरी सेल मिलती है। आ सेल विच सिक्रेट्स बॉडीली सिक्रेशन, क्या कहते हैं उसको? आ सेल ऑफ ए बंच ऑफ सेल विच मेक बॉडीली सिक्रेशन, उसको क्या कहते हैं? ग्लैंड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लैंड? इट्स ए सेल ऑफ ए बंच ऑफ सेल विच मेक बॉडीली सिक्रेशंस। तो कुछ सेल मिलेंगी जो उन गैंग्लियन के बीच में, कौन सी गैंग्लियन? सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, जो फ्यूज पार्ट है वहाँ पर, और वो कुछ सिक्रेशन बना रही है। तो उन सेल का नाम होता है इंटर सेरिब्रल एंडोक्राइन सेल और इंटर सेरिब्रल ग्लैंडुलर सेल। तो जो पहला ग्लैंड पढ़ेंगे, द नेम वुड बी इंटर सेरिब्रल ग्लैंड सेल। इजी वे टू रिमेंबर, क्यों नाम रखा ये भी समझ में आ गया। तो फर्स्ट सेल और फर्स्ट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज इंटर सेरिब्रल ग्लैंड। लोकेशन लिखो या ना लिखो, या सेरिब्रम से पता चल जाएगा? कई बार ना नाम के साथ आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। कार्डियो वर्ड कहाँ यूज होता है? तो जहां भी कार्डो लगा है वो हार्ट नहीं, ये भी याद रखना। याद है कार्डो कुछ लैग में ही पढ़ा है। तो एवरीथिंग लाइक कार्डियो एंड कार्डो बोथ आर 2 डिफरेंट थिंग। या कार्डोलॉजिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, राइट। तो चलो ये मैं एक्चुअली एक बताने वाला हूँ अभी तुम्हें, कॉर्पोरा कार्डिएका। तो जब कार्डिएका वर्ड पढ़ोगे तो कंफ्यूज होकर भाग जाओगे, हार्ट के आसपास कुछ है। तो हार्ट के आसपास ना होकर अगर तुम एंटीरियर नहीं, हाँ एंटीरियर लोब ऑफ हार्ट, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ कॉकरोच हार्ट क्या डेवलप करता है? जो फर्स्ट सेगमेंट होता है कॉकरोच के हार्ट का, वो एक लॉन्ग सी ट्यूब में डेवलप हो जाता है। याद है किसी को? वो क्या बनाता है? एंटीरियर लोब। और वो कौन से सेगमेंट के पास आ जाता है? फर्स्ट थोरेसिक। मैं बता 13 सेगमेंट, और पोस्टीरियर साइड वो है बंद वाला सेगमेंट, वो एंटीरियर साइड क्या था? जो ओपन वाला सेगमेंट था। तो जब एंटीरियर लोब पढ़ते हो कहाँ होगा? इसोफेगस के आसपास होगा आगे। कॉकरोच की इसोफेगस के पास मिल जाता है आपको एंटीरियर, वहीं से भी हेड साइन शुरू होता होगा। तो क्योंकि वो सेल उसके पास मिलेगी तो हम कॉर्पोरा कार्डिएका भी कुछ पढ़ेंगे। खैर पहले ये इंटरसेरिब्रल ग्लैंड लोकेटेड नियर टू ब्रेन, एसपीजी। एसपीजी स्टैंड फॉर, तुम एसपीजी मत लिखना यार, तुम ना कभी सब नहीं, एसओजी सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, आई मीन टू से। पर आप इसको सब इसोफेजियल के साथ नहीं कंफ्यूज कर जाना। तो आप पूरा लिख दो ब्रैकेट में, ब्रेन इन ब्रैकेट सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन। बार बार चीज़ें रिपीट होती जाएगी ना, शायद एक दिन वो आ ही जाएगा कि सबको याद हो जाए कि इन केस ऑफ कॉकरोच ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट। ठीक है। अच्छा, इनका जो हार्मोन होता है, द नेम ऑफ डेट हार्मोन इज ब्रेन हार्मोन। देखो कितना आसान कर दिया है ऑथर्स ने आपके लिए कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉकरोच से वैसे ही डरते हैं, और अगर टिपिकल से नाम यूज़ करेंगे तो शायद परेशान ना हो जाए। अब ब्रेन हार्मोन क्या काम करता है? वो सिंपली वैसे ही जैसे हाइपोथैलेमस के हार्मोन काम करते हैं। हाइपोथैलेमस के हार्मोन किसको कंट्रोल करते हैं? पिट्यूटरी को। ऐसे ब्रेन हार्मोन भी किसी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, नॉट पिट्यूटरी बट किसी और ग्लैंड को कंट्रोल करता है। एंड द नेम ऑफ दैट ग्लैंड इज प्रोथोरेसिक ग्लैंड। यस, हाँ, अच्छा, गिव मी ए ब्रेक ऑफ 2 minutes. So this brain hormone, it stimulate another gland
and name of that gland is prothoracic gland. It stimulate prothoracic gland to make its own secretion. तो जैसा मैं आपको बताया था बच्चों, ये पूरा हाइपोथैलेमस के जैसा ही है, पर आप इसको पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं मानेंगे प्रोथोरेसिक को, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड तो हमारे ब्रेन की, याद है पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफाइसिस कहते हैं, जस्ट बीनीथ द हाइपोथैलेमस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पर जैसा ये नाम बताइए कहाँ पर होगी ग्लैंड? प्रोथोरेसिक सेगमेंट में। हाँ, ये अलग बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला ग्लैंड आपने पढ़ा इंट्रासेरेब्रल ग्लैंड, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, फिर आप ना जस्ट टू द वेंट्रल साइड ऑफ इसोफेगस प्रेजेंट होगा कॉर्पोरा कार्डिएका। कॉर्पोरा कार्डिएका, और इसका लोकेशन याद रखने का आसान तरीका है लेटरो वेंट्रल टू इसोफेगस। अगर आपसे पूछता है कॉर्पोरा कार्डिएका कहाँ प्रेजेंट है, आप आंसर नहीं करेंगे प्रीकार्डियल साइनस, आप आंसर करेंगे इट इज प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ इसोफेगस, प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ इसोफेगस। इनका इसोफेगस भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, अगर आपको याद हो भाई। इसोफेगस बताया था ना कैसे कैसे पार्ट था, माउथ के बाद इनके पास बकल कैविटी वगैरह तो नहीं था, क्योंकि इनके तो पास प्रीऑरल कैविटी होता है। फिर इनके पास आ गया थोरैक्स, और थोरैक्स के बाद सीधा इसोफेगस शुरू हो गया था। तो कॉर्पोरा कार्डिएका लेटरल टू इसोफेगस, और ये बनाती है एक हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन। और जैसे हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ग्रोथ ऑफ सेल है वो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है, सिमिलरली इसकी भी बॉडी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता होगा। डन अप टू हियर। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है कॉर्पोरा एलेटा के बारे में। कॉर्पोरा कार्डिएका के पीछे, जस्ट बिहाइंड कॉर्पोरा कार्डिएका इज प्रेजेंट कॉर्पोरा एलेटा। थर्ड इज कॉर्पोरा एलेटा। अगर सवाल पूछा जाता है कॉकरोच में फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम, तो सबसे कॉमनली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड कॉर्पोरा कार्डिएका। और ये क्या काम करता है ये भी मैं बता देता हूं। ये ना दो काम करता है बच्चों। कॉकरोच के अंदर कितनी माउल्टिंग होती है टू बिकम एन एडल्ट? डेट पेरिप्लैनेटा में, राइट। और माउल्टिंग से पहले या एडल्ट होने से पहले हम क्या वर्ड यूज करते हैं? निम्फ। और उस फेज को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। और जुवेनाइल कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है नियोटेनिन। तो ये जो कॉर्पोरा एलेटा है इट सीक्रेट्स नियोटेनिन, और नियोटेनिन का मैं बॉक्स में लिख देता हूं, इट इज आल्सो नोन एज जुवेनाइल हार्मोन। और क्यों इसको जुवेनाइल हार्मोन कहते हैं तो वो भी समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट मेंटेन्स, इट रिटेन्स जुवेनाइल कैरेक्टर। अगर इस बात को मैं ऐसे कहूं बच्चों कि ये हार्मोन इस कॉकरोच को बड़ा होने नहीं देता, ये हार्मोन इस कॉकरोच को एडल्ट होने नहीं देता, तो भी ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विच हार्मोन चेक का मतलब है रेस्ट्रिक्ट करना एक्चुअली, विच हार्मोन चेक द अपीयरेंस ऑफ एडल्ट कैरेक्टर, आंसर शुड बी नियोटेनिन। सो दिस हार्मोन retains juvenile, help to retain juvenile character and check adult character. ओके, सो सर जब तक वो जुवेनाइल स्टेज में तब तक ये ग्लैंड नियोटेनिन बना रही है, फाइन। पर एक दिन आएगा जब वो एडल्ट हो जाएगा, वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब इस ग्लैंड का क्या होगा सर? इस हार्मोन की जरूरत है तब? भाई जब तक ये हार्मोन आया तब तक वो एडल्ट नहीं होना है।
और अगर ये हार्मोन आना बंद हो गया तो मतलब वो एडल्ट, मैच्योरेशन जो भी एडोलसेंस है वो तभी आएगा। तो एडल्ट होने के बाद इस ग्लैंड का क्या फंक्शन है? दो ऑप्शन है आपके पास, क्या तो ये डीजनरेट हो जाती है या ये फंक्शन चेंज कर लेती है। कोई एक सिलेक्ट करो। कृतिका, सिलेक्ट एनी वन। वन इज इट डीजनरेट, सेकेंड इज इट चेंजेस इट्स फंक्शन। फाइन, शी इज राइट। तुक्के से अच्छा, क्या फंक्शन करती होगी ये भी बता दो। एनी गेसेस? हिंट बता रहा हूँ, बचपन में जो भी बचपन वाले कैरेक्टर हैं वो ये ग्लैंड कंट्रोल कर रही थी, तो एडल्ट होने के बाद जो भी एडल्ट वाले कैरेक्टर हैं वो भी यही ग्लैंड कंट्रोल करेगी। वो एडल्ट वाले कैरेक्टर क्या होते हैं? आई एम टेलिंग यू, एडल्ट होने का मतलब होता है अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, और एनिमल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, इट स्टार्ट हैविंग फंक्शनल गोनेड, एंड विच हार्मोन कंट्रोल द नरिशमेंट ऑफ गोनेड, व्हाट वी कॉल दैट? नरिशमेंट के लिए क्या वर्ड यूज किया था? ट्रॉफ। नरिशमेंट के लिए ट्रॉफ। और वो हार्मोन जो गोनेड को नरिश करेगा क्या कहेंगे उसको? गोनेडोट्रॉफ या सिंपली गोनेडोट्रोपिन। तो एडल्ट में ये क्या सिक्रेट करती है? गोनेडोट्रोपिन। और गोनेडोट्रोपिन क्या कंट्रोल करेगा? एडल्ट कैरेक्टर को। और बिफोर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी नियोटेनिन। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इन एडल्ट it release or it secretes gonadotropin. Yes, Mr. Monitor, get up. विवेक, कितनी ग्लैंड पढ़ ली? खड़े हो जाओ, उतार दो नकाब, थोड़ा नीचे कर लो, आवाज आ जाएगी। चौथी ग्लैंड का नाम बताओ क्या होती है? 4 ग्लैंड होती है मेजर। व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ ग्लैंड? सोनिया, नकल करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग। करो भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ ग्लैंड? अच्छा, तुम तो भूख से परेशान हो। आयुष? हाँ बच्चे, अभी बताई नहीं मैंने। अकल अच्छी नहीं है। सोमिया के पीछे जो बैठी हैं, अभी नहीं बताया? ठीक है, नेक्स्ट। बैठो बैठो तुम। ओके, अभी मैं बताऊं कितना कंसंट्रेशन तुम्हारा पढ़ाई में सबका। बैठो, नेक्स्ट। जी बैठो बैठो, कोई बात नहीं, शाबाश, बैठो। नेक्स्ट। नेक्स्ट, बैठो। तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, तो मैं क्या करूं सर, ये आपकी प्रॉब्लम है। बोलो नेक्स्ट। कृतिका, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। यार ये क्या लिखा है? नहीं बताया था कि इसके बारे में? मैं जो बैठो बैठो सर, कोई बात नहीं, हो जाता नहीं कई बार। तो दिस इज द डिफरेंस हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। ये सारी क्लास में जो भी चीजें ये साथ में बैठ के हुई है सबके, तुम्हें क्यों क्लिक नहीं किया? ये पहले ग्लैंड जो बताया था वो कहते वो किसी और ग्लैंड का फंक्शन कंट्रोल करता है, और बाद में मैं कह रहा हूँ कि 4 ही ग्लैंड होती है, 3 मैंने बता दी है, तो बचा कौन सा? डेट वाज इजी वन। क्यों बेटा, इसमें तो अकल भी यूज नहीं करनी चाहिए ऐसी नकल में तो। खैर, तो फोर्थ पढ़ते प्रोथोरेसिक ग्लैंड। अभी आगे फोर्थ ग्लैंड, इस रो में तो कोई भी गलत सही जवाब नहीं दे पाया था। तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड कहाँ लोकेट होती है? फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट में, लोकेटेड इन फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट। अब तक आप, चलो और बेसिक से शुरू करते हैं हम। अच्छा, आपको पता है आंसर, हम उनसे बात करते हैं। उनका नाम था आयुषी, राइट? आयुषी, आप मुझे बताइए कि शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? माउल्टिंग, और इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं एक्डाइसिस। माउल्टिंग और एक्डाइसिस। बैठो। कृतिका, विच सेल्स ऑफ कॉर्पोरा एडिपोजा इन्फ्लुएंस एक्डाइसिस, और विच सेल ऑफ द बॉडी टू बी वेरी एग्जैक्ट? बॉडी वॉल में भी होती है वो, कॉर्पोरा एडिपोजा में भी होती है। एनी आइडिया? क्या नाम था उनका? अच्छा, कुछ ऑप्शंस दूं?
ट्रोफोसाइट, माइसीटोसाइट, यूरोकोसेल एंड इनोसाइट। इनोसाइट, तो इनोसाइट इन्फ्लुएंस माउल्टिंग। हाउ दे इन्फ्लुएंस माउल्टिंग? बैठो, they influence the rate of metabolism at the time of malting. This is what we have learned. Better. Now there is a hormone which actually control the complete malting. कि कब यार ये जो एक्सोस्केलेटन का शेल है, देखो माल्टिंग का भी मैं किस्सा बता देता हूँ, शायद ऑनलाइन में क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये एनिमल है और इसका एक हार्ड सा ना एक्सोस्केलेटन है, और इस हार्ड एक्सोस्केलेटन की वजह से बॉडी का कैविटी ग्रो नहीं कर पा रहा है, बॉडी का कैविटी एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। तो जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो लिमिटेड इन साइज है। फिर एक वक्त आता है कि अच्छा इसके अंदर वाटर परमिएबिलिटी नहीं होती, बता दें जो सबसे आउटर पार्ट ऑफ क्यूटिकल है दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर। ऐसा भी हो कि पानी भर जाए थोड़ा सा बॉडी में, पानी भरेगा स्वेलिंग होगी, क्या होगा? स्वेलिंग होगी, तो स्पेस ऑफ द कैविटी बढ़ेगा, तो शायद ऑर्गन वगैरह बड़े हो जाए थोड़े से। तो एक वक्त आएगा जब कोई भी इंसेक्ट ना इसे एक्सोस्केलेटन को शेड कर दे कुछ देर के लिए, उस गिवन टाइम में जब एक्सोस्केलेटन शेड हो जाता है बॉडी कैविटी एक्सपेंड हो सकती है और बॉडी ऑर्गन बड़े हो जाते हैं। तो कॉकरोच को ये सब 13 बार करना पड़ता है तब वो एडल्ट बनता है। और कौन कंट्रोल करता है? एक्डाइसिस। आंसर वुड बी एक्डाइसोन। एक्डाइसोन कौन सीक्रेट करता है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड। सो लोकेटेड इन फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट सीक्रेट्स एक्डाइसोन which controls माउल्टिंग और एक्डाइसिस। फिर हम कृतिका के पास चलते घूम फिर के। तो कृतिका ठीक है 13 माउल्ट हो गया, एडल्ट हो गया, अब तो एक्डाइसोन की जरूरत नहीं है, तो अब क्या करेगा ये? फिर दो ऑप्शन, डीजनरेट हो जाएगा या अपने काम को बदल देगा। इस बार डीजनरेट हो जाएगा, हर बार जरूरी नहीं है। बैठो, तो याद रखना है कि एक ग्लैंड है जो एडल्ट के बाद काम चेंज कर देती है और दूसरा ग्लैंड है जो कंप्लीटली डीजनरेट हो जाता है। तो एडल्ट कॉकरोच में कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड एब्सेंट होगा? आंसर वुड बी प्रोथोरेसिक ग्लैंड। दिस ग्लैंड डीजनरेट्स आफ्टर कंप्लीट मेटा माने चेंज और मॉर्फोसिस माने बॉडी फॉर्म। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जब बॉडी फॉर्म वगैरह सारे मतलब सारे माउल्टिंग वगैरह हो गया, वो एडल्ट हो गया, अब बॉडी फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, वो माउल्ट नहीं करेगा, तो वो डीजनरेट हो जाता है। तो 4 ग्लैंड्स, 4 हार्मोन, इजी टू रिमेंबर। द इम्पोर्टेंट वन इज कॉर्पोरा एलाइटा एंड प्रोथोरेसिक ग्लैंड। तो कभी हमेशा याद रखना, जो गलतियाँ अक्सर होती है वो ये होती है कि एक्डाइसोन को ना कॉर्पोरा एलाइटा में लगाते हैं। तो प्लीज़ बी वेरी स्पेसिफिक फंक्शन। कोई भी एक छोटा सा मैनोमिक बना लेना कि यार जो एडल्ट होगा ना उसके पास प्रोथोरेसिक ग्लैंड नहीं होगी, ये लाइन याद रख लेना बस, जो भी तुम याद रखना चाहो। हो गया? हाँ हाँ पूछो बेटा। ये देखो ऐसा इमेजिन दिस इज माई इसोफेगस एयर, यहाँ पर क्या है? कॉर्पोरा कार्डिएका, और इनके पीछे क्या है? पीछे का मतलब इस साइड, बॉडी वॉल की साइड, एडिपोजा। तो दैट दे आर मोर लेट्रो वेंट्रल, नो डोर्सल, लेट्रो वेंट्रल साइड। ये कुछ ऐसा है। जी जी बोलो। नियोटेनिन की अभी जरूरत नहीं है ना, तो लिखा ना हमने, एडल्ट में नियोटेनिन आना बंद हो जाता है, तो ये क्या बनाना शुरू कर देता है? अच्छा देखो, हाँ बैठो, ये पूछ रही है कि एडल्ट ना बनने देने के लिए क्या। देखो एडल्ट कैरेक्टर की बात होते हैं कि भाई मैच्योरेशन ऑफ गोनेड की हम बात कर लें। मैच्योरेशन ऑफ गोनेड तब होना चाहिए जब बाकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वगैरह बन गई हैं। जब मैं गोनेड की बात करूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्टिस ओनली। तो आप ना तुमने 10th में पढ़ा है इतना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एसेसरी डक्ट भी होते हैं, एसेसरी ग्लैंड भी होते हैं। तो अगर टेस्टिस मैच्योर हो गए और डक्ट सिस्टम अब तक नहीं बना तो क्या कोई फ़ायदा हुआ उसका? आंसर इज नो। सिमिलरली यहाँ भी पढ़ेंगे कि डक्ट सिस्टम यहाँ पे भी होगा, बाकी पूरा सेकेंडरी कैरेक्टर्स वाले सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होंगे। तो जब तक वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं तब तक प्लीज़ एडल्ट कैरेक्टरिस्टिक ना है, मैच्योरेशन ऑफ ग्लैंड ना हो, उसके लिए नियोटेनिन। इसी का मतलब होता है चेकिंग ऑफ एडल्ट कैरेक्टर। सेकेंड ना एक और होता है, जैसे एडल्ट का एक कैरेक्टर होता है विंग्स। विंग्स सिर्फ एडल्ट कॉकरोच के पास आते हैं। 12 माउल्टिंग तक विंग पैड भी नहीं आते। जो फाइनल माउल्टिंग है वो 13 माउल्टिंग है,
उससे पहले वाला मतलब बा माउल्टिंग के बाद विंग पैड डेवलप होते हैं। तो एक ऐसा कॉकरोच का डेवलपिंग बेबी जिसमें विंग पैड आ गए हैं, हम ये कह सकते हैं इसने बा माउल्ट कर लिए हैं, विंग पैड आ गया, अब एक माउल्ट और करेगा विंग्स आ जाएंगे। तो फ्लाई वगैरह भी एडल्ट ही कर सकता है। तो वो जो निम्फ वाला करेक्टर है, निम्फ वाला जो इंडिविजुअल है, उसके अंदर विंग्स ना डेवलप हो अभी, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? नियोटेनी। ऐसे कई सारे करेक्टर्स पड़ेंगे, इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं चेकिंग ऑफ एडल्ट करेक्टर। हो गया? म्यूजिकल चेयर इज वेटिंग फॉर समवन। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। अब हम पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन के बारे में। हाँ हाँ, टेक योर टाइम, 2 मिनट्स। हाँ जी जी, यू आर गुड, बैठो। योर गुड नेम इज जोसे किरण। ओके, यू आर enjoying learning zoology? ओके, क्लियर विद एवरीथिंग? चलो आप कहाँ से आते हो बेटा? बस से आते हो, ठीक है। आप 10th कहाँ से किया है? यहीं से? ओके, आप इनके सेक्शन में नहीं थे शायद, फिर आप थे इनके सेक्शन में? ओके ओके ओके, ठीक है। भूल गई होगी ना अब तक, या और भुलाऊं इसको? अब तक तो भूल गई होगी। तो आप मुझे बताइए किरण, जो नर्व कोड होता है कॉकरोच में वो किस तरह का होता है? ठीक है, और उस पर कितनी गैंग्लियन होती है? 9 गैंग्लियन होती है, शाबाश। और क्या क्या पोजीशन होती है बेटा? बहुत बढ़िया। और जो 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन है वो किस सेगमेंट में होती है? 7th में होती है। और कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में गैंग्लियन नहीं होती है? 5th में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके, और एक और सवाल बता दो बस मुझे कि जो सुपरा ईसोफेजियल और सब ईसोफेजियल गैंग्लियन है वो आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं? शाबाश। वो कनेक्टिव क्या होता है? ग्रेट, बैठो बैठो, गुड गुड। मैं इसका क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा कि ये साल लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? थोड़ी देर बैठ के पढ़ लो यहाँ पर। ये हाँ, नेक्स्ट शुरू करता हूँ मैं सेंसरी ऑर्गन। आर यू डन? जी अच्छा, हो गया। एक तो यार ये भी बड़ी मुसीबत है सही में। अब वो डस्टर कहाँ गया? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंसरी ऑर्गन। और सेंसरी ऑर्गन का ना एक पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने शायद बॉडी वॉल में ना आपको बताया था कि यार बॉडी वॉल में ना कुछ सेल्स होती हैं इनकी जो मॉडिफाई हो जाती है एपिडर्मिस की। याद है किसी को उन सेल्स के बारे में? ना भी याद हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। देखो, अगर आपसे मैं कभी भी कोई पुरानी चीज़ पूछता हूँ, आप ना बताए तो ख़राब नहीं लगेगा। अगर आप आज का पढ़ा हुआ नहीं बता पा रहे तो ख़राब लगेगा। तो जैसे बॉडी वॉल को पढ़े हुए आपको टाइम हो गया है, आपने पढ़ा था बॉडी वॉल में ना कुछ सेल मॉडिफाई हो जाती हैं और वो मॉडिफाई होकर बनाती हैं। एक सेल है जो ब्रिस्टल वगैरह बना लेती है, उनको ट्राइकोजन सेल कहते हैं। फिर दूसरा सेल था जो ब्रिस्टल का सॉकेट बना रहा था या कवरिंग ऑफ ब्रिस्टल बना रहा था, उनको टॉर्मोजन सेल कह देते हैं। अब ये ट्राइकोजन सेल, टॉर्मोजन सेल, कुछ नर्व फाइबर और साथ में एक सेंसरी सेल, ये सब मिलके एक सेंसरी रिसेप्टर बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसेप्टर, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? देबो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसेप्टर? स्टिमुलस को रिसीव करे। और कुछ थोड़ा स्पेसिफिक होके बताइए। रिसेप्टर्स आर कार्बोहाइड्रेट, रिसेप्टर्स आर लिपिड्स, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन, दे आर प्रोटीन, दे आर डीएनए, आरएनए, व्हाट आर रिसेप्टर्स? ऐसे ओके, शी इज राइट, जो सिग्नल को रिसीव करे। बैठो। देखो, रिसेप्टर का एक डेफिनेशन होता है या बायोलॉजी में एक टर्म होता है ट्रांसड्यूसर प्रोटीन। और ट्रांसड्यूसर प्रोटीन का मतलब होता है कि जो एक तरह के सिग्नल को दूसरी तरह के सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, somebody touch me, signal is in what form? Tactile form, and then it has been converted into chemical and then eventually into electrical. Chemical कैसे हुआ? सोडियम पोटाशियम पंप शुरू हो गया, इलेक्ट्रिकल हुआ +30 and then it has been propagating. तो वो प्रोटीन जो एक तरह के सिग्नल को दूसरी तरह के सिग्नल में कन्वर्ट करे, that is what we call receptor.
अब जब हम कॉकरोच की बात करेंगे, इनके रिसेप्टर की जब हम रिसेप्टर जो होते हैं उसमें नर्व फाइबर होता है और सेंसरी सेल होती है। तो लेट मी स्टार्ट विथ सेंसरी ऑर्गन। 20 मिनट्स। सेंसरी organs of cockroach except photoreceptor। फोटोरिसेप्टर कौन से होते हैं? जिन रिसेप्टर्स की फोटो बड़ी अच्छी आती है, वो जो लाइट सेंसिटिव होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट आईज। और सिंपल आई तो इनके पास होती ही नहीं है, मैंने बताया था, रिड्यूस्ड है। तो कंपाउंड आई वाली बात कर रहा हूं। उसके अलावा जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। एक्सेप्ट फोटो रिसेप्टर, ऑल रिसेप्टर्स इन कॉकरोच आर रेफर्ड एज सेंसिले। तो इकट्ठा कर लो, बच्चे घर ना ले जाए अपने, बिल्कुल यकीन नहीं है हमारे बच्चों पे। तो सेंसिले इज द अदर वर्ड फॉर कॉकरोच रिसेप्टर, चाहे वो टेक्टाइल है, चाहे वो स्मेल वाला है, चाहे वो आपका साउंड वाला, जो भी है। अगर सेंसिले का एक बहुत ही क्विक डायग्राम बना के दिखाऊं, सेंसिले में क्या क्या होता है। आपके पास ये एपिडर्मल सेल, ये ना क्वेश्चन मुझसे एक दिन देवोलीना पूछ भी रही थी, शायद उसको बताया था मैंने। लेट से एक सेल होती है जो बना रही है ब्रिस्टल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल? ट्राइकोजन सेल। फिर दूसरा सेल होता है यहां पर जिसकी कवरिंग बना रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल? टॉमोजन सेल। तो उस डायग्राम में टॉमोजन सेल ना कंप्लीट नहीं कवर किया था मैंने, कुछ पीछे वाले भी सेल दिखाए थे, शायद याद है आपको? आपने डाउट पूछा था मुझसे कि सर ऐसा होता है कि टॉमोजन सेल कंप्लीटली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको कवर नहीं करता, और उसके पीछे कौन सा सेल है। हमने उस डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। लेट्स से दिस इज टॉमोजन सेल हियर, और नीचे एपिथेलियल सेल दिखा रखा है, तो उसके पीछे वाला है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपने डाउट क्या पूछा था, ठीक है? और वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करते फिर। चलो, इसके साथ साथ में ना कुछ और मार्कर भी थे। विद डेट ट्राइकोजन सेल, टॉमोजन सेल, there is also present a sensory cell. Let's say this is सेंसरी सेल, और इस सेंसरी सेल के साथ इनर्वेट होगा नर्व फाइबर। अब आप समझिए इस बात को। आपको ना वहाँ पे कुछ मोटा मोटा सा दिखाया था कि यार ब्रिस्टल्स होते हैं, और ब्रिस्टल्स काहे के लिए बताए थे? सेंसेशन के लिए। तो ब्रिस्टल्स है, और यहाँ पर ना कुछ रिसेप्टर सेल है जिसको हम सेंसरी सेल कह रहे हैं, और ये इनर्वेट है नर्व फाइबर से। तो अगर ब्रिस्टल बनाया तो ट्राइकोजन सेल ने बनाया होगा। इसकी कवरिंग किसने बनाई? टॉमोजन सेल ने। और ब्रिस्टल कनेक्ट होते हैं सेंसरी सेल से, और सेंसरी सेल किससे इनर्वेट रहता है? नर्व फाइबर से। तो कोई भी सेंस आया, फॉर एग्जाम्पल ये अगर इसको केमिकल सेंस करना है तो वो डिजोल्व फॉर्म में होना चाहिए। केमिकल सेंस करना है तो डिजोल्व फॉर्म में। कभी आप सॉलिड फूड को टेस्ट करके देखा है आपने? फ्रिज में गए, चॉकलेट एकदम से ना सॉलिडिफाई हो रखी है, क्या ये आइसक्रीम बहुत सॉलिडिफाई हो रखी है, बाय यूजिंग योर टंग क्या तुम टेस्ट बता सकती हो? यही सब मैं तो स्मेल करके बता सकती हूँ, आप मुझसे ट्राई तो करो एक बार। तो मतलब देखो, जो सॉलिड फूड होता है उसको टेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इवन आप भी कब टेस्ट करते हो? जब वो डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व केमिकल्स आपके टेस्ट रिसेप्टर परसीव करते हैं। स्मेल और टेस्ट याद रखना, डिजोल्व केमिकल है पूरा। तो मेनली जो भी होगा, लेट्स से टेस्ट है, स्मेल है या टच है, पहले वो कौन रिसीव करेगा? सेंसरी सेल। किसके थ्रू? ब्रिस्टल के थ्रू, एंड देन मैसेज गोज टू द नर्व फाइबर। ये कहीं नहीं पूछेगा आपसे किसी भी एग्जाम में कि सेंसिले का डायग्राम कैसा होता है। अब आपसे पूछेगा कौन से रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, तो मैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर बता देता हूँ, कौन से रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सेंसिला? सेंसिला इज नेम फॉर ऑल द रिसेप्टर्स एक्सेप्ट फोटोरिसेप्टर। अब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर की बात करें, कौन से पार्ट पर
कौन से रिसेप्टर्स होते हैं उनको अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले याद रखो टच वाले। टच रिसेप्टर्स को क्या बोलेंगे? योर गुड नेम इज, मैं ना भूल जाता हूँ, मुझे याद करनी तो किरण। टच रिसेप्टर्स के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? टैक्टाइल रिसेप्टर। कहाँ कहाँ होते हैं भाई, जल्दी बताओ सारे, कहाँ कहाँ से टच फील कर सकता है वो? हाँ ओके, और देखो टच रिसेप्टर ऑल ओवर द बॉडी होते हैं, आप याद रखें। वो ज्यादा अबंडेंट होते हैं एंटीना पर, ज्यादा अबंडेंट एनल स्टाइल इन मेल टू बी वेरी एग्जैक्ट, फीमेल में तो होता ही नहीं एनल स्टाइल। और कहाँ होते हैं ज्यादा वो होते हैं आपके ना उसके लेग में भी बताया था कहीं ना बिस्ट्रल्स होते हैं, और जो लेग का लॉन्गेस्ट पार्ट था उसका क्या नाम था? टीबिया। टीबिया के पास खूब सारे टच रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। फीमेल के पास उतने ज्यादा नहीं है, भले ही है वहां पर बिस्ट्रल्स वहां पे भी शो किए थे। सबसे ज्यादा एंटीना और टीबिया और एनल स्टाइल एनल सर्काई, वो याद रखेगा। तो एंटीना और टीबिया में मुझे मेंशन करना चाहिए मेनली यहाँ पर, ये होते टच रिसेप्टर बेटा, अदरवाइज ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड है। देन स्मेल, टेस्ट, ऑल्फैक्टरी कहाँ होंगे? हाँ बच्चे, नोज। हु सेड नोज? भूख लगी है ना, ऐसे हो जाता दिमाग, कोई बात नहीं। अरे मैक्सिलरी पैल्प में बताया था शायद मैंने आपको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, स्मेल वाले, याद है किसी को? टच, स्मेल और टेस्ट, मैक्सिलरी पैल्प और लेबियल पैल्प में सिर्फ 2 ही बताए थे, तुम याद नहीं रखते वो चीज़ें। खैर, तो जो पैल्प वगैरह होते हैं, स्मेल की बात करें, जो मैक्सिलरी पैल्प है वहाँ पर खूब सारे मिल जाते हैं आपको। टेस्ट, शुरुआत करो एपीफेरिंक्स से। एपीफेरिंक्स कौन से माउथ पार्ट का पार्ट होता है? डरो मुझसे, एपीफेरिंक्स कहाँ का किसका पार्ट होता है? तुम बताओ। अरे लैब्रम, लैब्रम के सेंटर में बताया था शायद मैंने एपीफेरिंक्स, और वो क्या काम करता है भी बताया था उस वक्त। ऑर्गन ऑफ टेस्ट, दैट इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। देन एपीफेरिंक्स के साथ साथ मैक्सिलरी पैल्प एंड लेबियल पैल्प। ओके, देन एक होता है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर कौन से होते होंगे? वाइब्रेशंस वाले, ठीक है। साउंड तो उनको ज्यादा नहीं आता पर वाइब्रेशंस परसीव वगैरह कर लेते हैं। और जो फोनो रिसेप्टर होते हैं बच्चे, वो ना एनल सर्काई पे ज्यादा होते हैं। तो एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों में है, और उनको ना ईयर ऑफ द कॉकरोच भी कहते हैं कुछ किताबों में। तो दे आर मेनली प्रेजेंट ऑन एनल सर्काई। फिर वो जो टेम्परेचर वगैरह को परसीव करते हैं, थर्मो रिसेप्टर। लास्ट पार्ट ऑफ द लेग कौन सा होता है जो फर्दर डिवाइडेड होता है सेगमेंट में? टार्सस। टार्सस का जो पहला, दूसरा और तीसरा सेगमेंट होता है, वहां पर थर्मो रिसेप्टर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कॉकरोच आगे बाहर घूमने के लिए, उसे एहसास हो बड़ी ठंडे बाहर नहीं चलते हैं, तो कौन से रिसेप्टर से पता चला? थर्मो रिसेप्टर्स। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टार्सस। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टार्सस। ठीक है। अच्छा, कोई पार्ट बच तो नहीं गया बॉडी के जो हमने पहले डिस्कस किए? ठीक है बेटा, ये रिसेप्टर्स वगैरह याद कर लेना। नेक्स्ट होगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आई। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अच्छा, आपका अगला क्लास तो मंडे होगा जूलॉजी का, तो मैं इन 3 दिनों में एक काम करूंगा, मैं ना एक दिन आपको कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट जो है मेल, वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखता हूँ मैं, अगर नॉर्मल में हो गया तो नहीं मैं उठा लूँगा, कोई बात नहीं। मैंने वो वाला पार्ट कर दूंगा अपलोड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आई, जो इसका अगला टॉपिक है।